आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 6 का, और इस सबक का उन्वान है रिपोर्टाज। बच्चों इस सबक में रिपोर्टाज की तारीफ दे रखी है, रिपोर्टाज की तारीख दे रखी है, और उर्दू अदब के अंदर रिपोर्टाज की क्या अहमियत है, क्या हैसियत है, इन हवालात से मालूमात दे रखी है। साथ ही कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ रिपोर्टाज पौधे का एक हिस्सा इस सबक के अंदर शामिल किया गया है। बच्चों पौधे तरक्की पसंद तहरीक की हैदराबाद इजलास का एक हिस्सा है जो 1946 में शाये हुआ था। 1945 में वो इजलास हुआ था और कृष्ण चंद्र ने 1946 में पौधे के नाम से उस इजलास की रुदाद लिखी थी। वहाँ जो जो वाक़े आए थे आपने खूबसूरत अंदाज के अंदर उन वाक़यात को, उन एहसासात को कलमबंद किया है। तो इसमें पौधे शामिल है सबक के अंदर, और कृष्ण चंद्र के हवाले से हम मालूमात हासिल करेंगे। सबक को बच्चों मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम रिपोर्टाज के हवाले से मालूमात हासिल कर चुके हैं, रिपोर्टाज क्या होती है, किस तरह से लिखी जाती है, और इसके हवाले से अहम मालूमात हम हासिल कर चुके हैं। सबक का दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम कृष्ण चंद्र से मुताल्लिक अहम मालूमात हासिल करेंगे। इसके बाद अगले हिस्से के अंदर हम कृष्ण चंद्र का रिपोर्टाज पौधे का मुताला करेंगे, और उसके बाद चौथा हिस्सा जो होगा वो पौधे से मुताल्लिक दरसी किताब में दिए गए सवालों जवाब के ऊपर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा। यहाँ हम कृष्ण चंद्र का तारुफ हासिल करेंगे। इसका उन्वान है कृष्ण चंद्र का तारुफ। बच्चों कृष्ण चंद्र अफसाना निगार हैं और बुलंद पाए के अफसाना निगार हैं। तरक्की पसंद तहरीक से आप वाबस्ता रहे हैं, शुरू से ही आप इस तहरीक से जुड़े रहे हैं, और इसकी इस कामों में, इसके कामों के अंदर, इसके इजलासों में आप पूरी सरगर्मियों के साथ शामिल रहे हैं। पूरी अपने तवज्जो के साथ इस जगह के ऊपर ये पूरी तवज्जो के साथ इसकी सरगर्मियों के अंदर शामिल रहे हैं। कृष्ण चंद्र बच्चों उर्दू अदब का वो नाम है जिसके बारे में कहा जाता है, अली सरदार जाफरी कहते थे कि कृष्ण चंद्र एक धोखेबाज मुसन्निफ है। वो शायर के भेस के अंदर एक अफसाना निगार है जिसे शायर होना था, लेकिन शायरी की सलाहियत ना होने की वजह से वो अफसाने के अंदर आ गया और बड़ी चालाकी से हर महफिल में, हर इजलास में अपने अफसानों को सुनाता है, अपनी लिखी हुई तख्लीकात को सुनाता है और सारी वाहवाही बटोर कर ले जाता है। और साथ में ये भी बयान करते हैं अली सरदार जाफरी कृष्ण चंद्र के हवाले से कि अगर ये अफसाना निगार ना होते और शायर होते तो बहुत सारे शोरा की दुकानें बंद हो जाती। यानी बहुत खूबसूरत अंदाज आपके कलाम का था, साफ अंदाज में कहते थे, लेकिन आपके जुमले इस तरह के होते थे कि वो आपको दूसरे अफसाना निगारों से अलग बना देते। कृष्ण चंद्र तरक्की पसंद तहरीक में शामिल थे और मंटो के हम असर थे, और बहुत खूबसूरत तख्लीकात आपने लिखी है। अफसाने भी आपने लिखे हैं, नावल भी लिखे हैं, आपने ड्रामे भी लिखे हैं, और सिंफ नसरी सिंफ के अंदर आपने बखूबी अपनी कामों को अंजाम दिया है। आज हम कृष्ण चंद्र के हवाले से ही मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे, उनकी ज़िंदगानी के हवाले से और तर्ज तहरीर की खुसूसियात के हवाले से हम मालूमात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, कृष्ण चंद्र का तारुफ। बच्चों कृष्ण चंद्र भरतपुर में पैदा हुए थे, और कब पैदा हुए थे? 1914 में। इनकी विलादत की जगह के ऊपर इख्तलाफ है। कुछ लोग किसी दूसरी जगह के ऊपर जो पंजाब के अंदर है इनकी पैदाइश के मालूमात से हवाले देते हैं, वज़ीरपुर में इनकी पैदाइश की जगह दिखाते हैं, लेकिन जब इख्तलाफ है तो जो हमें दिया हुआ है हम उसी को सही मानेंगे। विलादत आपकी भरतपुर के अंदर हुई थी, और भरतपुर में कब हुई थी? 1914 में। इस सन आपको याद रखना है। उनका बचपन पूंछ में गुजरा। पूंछ कहाँ पर है? कश्मीर में। कश्मीर का एक ज़िला पूंछ, इस ज़िले के अंदर आपका बचपन गुजरा, जहां उनके वालिद बहैसियत डॉक्टर तैनात थे। आपके वालिद डॉक्टर थे और हुकूमती मुलाजिमत आपने कर रखी थी। पहले आप भरतपुर रियासत के अंदर थे आपके वालिद, तो आपकी विलादत यहाँ पर हुई। इसके बाद यहाँ की नौकरी छोड़कर, ये जगह छोड़कर भरतपुर, आपके वालिद कश्मीर चले गए और कश्मीर में मुलाजिमत इख्तियार कर ली। कृष्ण चंद्र की फिर बचपन वहीं गुजरा, कश्मीर के पूंछ के अंदर। उन्होंने वकालत का इम्तिहान भी पास किया, फिर अंग्रेज़ी में एमए किया। कुछ दिनों बाद वो ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहे। फिल्मों की कशिश उन्हें बम्बई ले गई, मगर उन्हें फिल्मों में ज़्यादा कामयाबी ना मिल सकी और उन्होंने कलम को ही अपने रोज़गार का वसीला बनाया। अहम मालूमात दी जा रही है।
शुरुआती ज़िंदगी के हवाले से मालूमात दी जा रही है और इख्तिसार के साथ दी जा रही है। जल्दी जल्दी जितना हो सके इसको बता दिया गया है कि आप भरतपुर में पैदा हुए, बचपन आपका पूंछ कश्मीर में गुजरा और वहीं पर आपकी शुरुआती तालीम भी पूरी हुई, वकालत भी आपने की थी और वकालत करी, लेकिन वकालत का पेशा आपने इख्तियार नहीं किया। आपने कलम को ही अपने रिज़्क़ का वसीला बनाया और फिर अंग्रेज़ी में आपने एमए भी किया था। उर्दू और फ़ारसी की भी आपको अच्छी मालूमात थी जो आपको घर से ही मिली थी। शुरू में उर्दू और फ़ारसी में आपने तालीम हासिल की और आला तालीम जो अंग्रेज़ी एमए है वो अंग्रेज़ी में आपने किया। और ऑल इंडिया रेडियो से भी आप वाबस्ता रहे, वहाँ भी आपने जाकर काम किया और ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहने के दौरान ही आप बम्बई भी गए। फिल्मी दुनिया से आप जुड़ना चाहते थे तो आप इस सिलसिले में बम्बई गए और कुछ फिल्मों में आपने कहानी वगैरह, मुकालमे वगैरह लिखे, लेकिन वहाँ आपको कामयाबी नहीं मिली। आप वापस लौट आए और जब लौट आए तो फिर आपने कलम को ही अपनी रोज़गार का ज़रिया बना लिया। कलम के ज़रिए ही अपनी माशी ज़रूरियात को पूरा करने लगे। कलम के ज़रिए ही आप अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहे थे, इसलिए आपको बहुत सारी तख्लीक़ात, बहुत बड़ी तादाद में अपनी तख्लीक़ात लिखनी पड़ी। आपने नावल भी बहुत सारे लिखे, आपने अफ़साने भी बहुत सारे लिखे। बड़ी तादाद में अफ़साने और नावल लिखने की वजह से आपको कुछ लोग बसियार नवेसी का इल्ज़ाम लगाने लगे थे। बसियार नवेसी बहुत ज़्यादा लिखना, जो ज़्यादा लिखता है वो बसियार नवेस कहलाता है। तो बसियार नवेस आपको ज़्यादा लिखने की वजह से कहा जाने लगा था। आप अपनी मुआशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लिखा करते थे। कृष्ण चंद्र का शुमार उर्दू के बड़े अफसाना निगारों में होता है। उन्होंने अफसाने के अलावा नावल, इंशाइये, रिपोर्टाज, ड्रामे, खाके, तंज़ो मज़ाहिया मज़ामीन भी लिखी। यानी नसरी जो असनाफ हैं, तकरीबन हर असनाफ के अंदर आपने हाथ आजमाए हैं। आपने तंज़ो मज़ाहिया मज़मीन भी लिखे हैं, खाके भी लिखे हैं, आपने ड्रामे भी लिखे हैं, नावल भी लिखे हैं। अफसानों में तो आपको महारत हासिल ही थी, साथ ही रिपोर्टाज और इंशाइये भी आपने लिखे हैं। ये सभी बच्चों नसरी सिन्फ हैं जिनका हम मरहले दर मरहले मुताला करते आ रहे हैं, मगर उनकी असल पहचान नावल और अफसाने ही की वजह से है। कृष्ण चंद्र का पहला अफसाना यरकान है, जो अदबी दुनिया, ये रिसाले का नाम है अदबी दुनिया, 1936 में शाये हुआ था। पहला अफसाना यरकान और रिसाला जिसके अंदर शाये हुआ अदबी दुनिया इस अखबार का नाम है और सन है इसका शाये होने का 1936। 1936 में आपके पहले अफसाने की अशाअत हुई थी। उनके अफसानों का पहला मजमुआ तिलिस्म ख्याल ये 1939 में शाये हुआ और उनके अफसानों के तकरीबन 32 मजमुए और 37 नावल शाये हो चुके हैं। इन 32 मजमुआ में बच्चों 1500 से ज़्यादा अफसाने आपके शामिल हैं। तो बहुत ज़्यादा आपने लिखा है, बहुत बड़ी तादाद में आपके अफसाने मौजूद हैं। अफसानों के 32 मजमुए आपके शाये हुए और 47 नावल आपके शाये हुए। तो जो उर्दू अदब के लिए आपने बड़ा काम किया है, तो आपके आसपास कोई ऐसा शायर आपके दौर का नज़र नहीं आता जो इतना बड़ी खिदमत उर्दू अदब की करी हो। आगे आते हैं। अपनी तख्लीकात में वो बहुत खूबसूरत शायराना ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। अली सरदार जाफरी ने आपको इसीलिए ही छिपा हुआ शायर कहा था, एक धोखेबाज मुसन्निफ कहा था, जो सबको ये कहता है कि मैं अफसाना निगार हूँ, अपने अफसानों की तारीफ़ें करता है, अपने अफसाने बताता है, लेकिन असल में वो शायर है। ये अली सरदार जाफरी का नज़रिया था। अली सरदार जाफरी कहते हैं कि मैं कृष्ण चंद्र से रश्क करता हूँ, दोनों एक ही दौर के थे। बोले कि इसकी सलाहियत देखकर ये जब भी आता है महफिल से बाजी लूट कर ले जाता है, हम देखते ही रह जाते हैं, बैठे ही रह जाते हैं, और जब कृष्ण चंद्र आता है तो इसके अफसानों के एक एक जुमले के ऊपर लोग वाहवाही करते हैं, तालियां बजाते हैं। तो बहुत खूबसूरत अंदाज था आपका कहने का। दूसरे मुसन्निफीन से अलग हटकर आप कलाम करते थे, अलग अंदाज में, नए अंदाज में आप बातचीत करते थे। और जब आप इतनी बड़ी तादाद में लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी कलाम की उम्दगी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। आपका कलाम वैसा का वैसा ही शगुफ्ता बना रहा। हर अफसाना आप देख लीजिए कृष्ण चंद्र का, हर नावल आप देख लीजिए, उम्दा पाए का मिलेगा, बुलंद दर्जे वाला मिलेगा। तो अपनी तख्लीकात में वो बहुत खूबसूरत शायराना जुबान का इस्तेमाल करते थे। हालांकि शायरी आपने कभी नहीं करी, लेकिन फिर भी आपके कलाम में शायराना खुसूसियात मिलती थी, शायराना सलाहियत आपके अंदर मौजूद थी। और
शायद उनको उसके बारे में इल्म भी नहीं था, अपनी सलाहियत के बारे में कि मुझ में वो खासियत भी है क्या। वो तो अफसानों से और नावलों से ही खुश थे और उसी को अपना मकसद बनाए हुए थे। कृष्ण चंद्र के यहाँ मंजर निगारी के आला नमूने भी पाए जाते हैं। उन्होंने हय्यत और तकनीक के बहुत से तजुर्बे किए। कृष्ण चंद्र का तंज बहुत तीखा होता है। कृष्ण चंद्र की तंजिया मज़ाहिया तहरीरें भी बहुत मकबूल हुई हैं। बहुत सी मुल्की और गैर मुल्की ज़बानों में उनके अफसाने और नावलों के तर्जुमे किए गए हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और पद्म भूषण का एजाज़ भी दिया गया है। पद्म भूषण का अवार्ड हमारा बहुत बड़ा एजाज़ है, किसी शायर को दिए जाने वाला, मुसन्निफ़ को दिया जाने वाला। और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड जो रशियन सरकार के द्वारा दिया जाता है वो भी आपको दिया गया था। तो बच्चों ये यहाँ पर आपकी तर्ज तहरीर और कलाम की खुसूसियात यहाँ पर दी गई हैं। हमने कृष्ण चंद्र की ज़िंदगानी के हवाले से मालूमात हासिल की है और कृष्ण चंद्र की तर्ज तहरीर और कलाम की खुसूसियात के हवाले से मुख्तसर मालूमात हासिल की है। इन्हें आपको लिख लेना है और इख्तिसार के साथ ही लिखना है, साथ ही जहन में भी रख लेना है ताकि अगर इम्तिहान में पूछा जाए तो आपको कोई परेशानी इम्तिहान के अंदर ना हो। यहाँ पर बच्चों कृष्ण चंद्र की ज़िंदगी के हालात का जो बयान दिया गया था पूरा हो गया है। हमने सारा बयान उनका हवाले से हासिल किया है, तर्ज तहरीर के हवाले से भी और उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी। अब जो अगला हिस्सा होगा उसमें कृष्ण चंद्र का रिपोर्टाज, जिसे उर्दू अदब का पहला रिपोर्टाज भी माना जाता है, पौधे के एक हिस्से का मुताला करेंगे। कृष्ण चंद्र ने तरक्की पसंद तहरीक का इजलास जो हैदराबाद में हुआ था 1945 में हुआ था, उस हैदराबाद इजलास की रुदाद को पौधे के नाम से बयान किया गया है। उनका कहना यह है कि 1936 में जब तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत हुई थी उस वक्त बीज डाला गया था। तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने तरक्की पसंदीने मुशायरे का, तरक्की पसंदीना मुआशरे का बीज डाला गया था। अब आज वो पौधे की शक्ल में सामने है, यानी 10 साल बाद वो पौधे की शक्ल में सामने आ गया था। तो उस रुदाद को जो कुल हिंद इजलास की रुदात थी, हैदराबाद के इजलास की रुदात थी, पौधे के नाम से आपने लिखा और वो उर्दू अदब की पहली रिपोर्टाज मानी जाती है, बाकायदा रिपोर्टाज मानी जाती है। उसका एक हिस्सा हमारे सबक में शामिल किया गया है। उसका मुताला करेंगे और देखेंगे कितने खूबसूरत अंदाज में उस वाक़े की, उस इजलास की रिपोर्ट आपने पेश की है। अगले हिस्से तक आने तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।